कहानी शुरू होती है एक नाबालिग लड़की के अपहरण से। उसके पिता परेशान होकर पुलिस के पास एक लिखित रिपोर्ट लेकर जाते हैं, पर होता क्या है? कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और बस इसी घटना से एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो जाता है, एक ऐसा सवाल जो सीधे न्याय की पहली सीढ़ी से जुड़ा है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। एफआईआर की अनिवार्यता, मतलब न्याय की गाड़ी असल में चलना शुरू कब होती है। तो आज हम इस पूरे मामले को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले हम उस लड़की की कहानी जानेंगे जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। फिर ये देखेंगे कि इस मुद्दे पर हमारी कानूनी व्यवस्था खुद कैसे बटी हुई थी। इसके बाद हम उस असली सवाल पर आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। फिर हम दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे, एक तरफ मैंडेटरी यानी अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की बात और दूसरी तरफ पुलिस की डिस्क्रिशन यानी विवेक की। और आखिर में हम कानून को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला कैसे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, एक लड़की की गुहार। ये वही केस है जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे देश में एक बहुत बड़ी कानूनी बहस छेड़ दी थी। तो हुआ ये था कि जो पिटिशनर थे, मतलब उस लड़की के पिता, उनकी शिकायत बहुत सीधी सादी थी। 11 मई 2008 को उन्होंने अपहरण की एक रिटन रिपोर्ट पुलिस को दी, लेकिन एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। एफआईआर तब जाके लिखी गई जब वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी साहब के पास पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि न्याय के लिए जो पहला कदम है उसे उठाने में ही इतनी देर क्यों? और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, एक बटी हुई व्यवस्था। देखिए, ललिता कुमारी का केस कोई अकेला मामला नहीं था। असल में ये केस उस बड़ी कानूनी उलझन को सबके सामने ला रहा था जो खुद सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसलों में छिपी हुई थी। तो मसला कुछ ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने जजमेंट्स आपस में टकरा रहे थे। आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग सोच थी। एक तरफ गुड जजमेंट्स थे, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल केस, जिनका कहना था कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी एक गंभीर अपराध की जानकारी मिलती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, मस्ट, कोई अगर मगर नहीं। वहीं दूसरी तरफ पी सिराजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जैसे केसेस थे जो कहते थे कि नहीं, पुलिस के पास डिस्क्रेशन है, मतलब वो चाहें तो पहले एक छोटी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एक शुरुआती जांच कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि शिकायत सच्ची है भी या नहीं। अब जब खुद सबसे बड़ी अदालत के फैसलों में इतना बड़ा कंफ्यूजन हो तो क्या किया जाए? इसी डाइवर्जेंट जुडिशियल ओपिनियन यानी न्यायिक राय के मतभेद की वजह से इस केस को एक 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजा गया, ताकि इस पर एक फाइनल अथॉरिटेटिव फैसला आ सके और ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो अब आते हैं हम अपने तीसरे हिस्से पर, वो सेंट्रल क्वेश्चन, वो मुख्य सवाल जो इस संविधान पीठ के सामने था। और सवाल बिल्कुल सीधा था, क्या पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करने के लिए लीगली बाउंड है? मतलब क्या ये उसकी मजबूरी है, या फिर उसके पास ये पावर है कि वो एफआईआर लिखने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जानकारी की सच्चाई को परख ले? एसेंशियली मैंडेटरी है या डिस्क्रेशनरी? तो चलिए अब इस बहस के दोनों पक्षों को समझते हैं। पहले बात करते हैं चौथे हिस्से की, द केस फॉर मैंडेटरी, यानी वो दलीलें जो कहती थीं कि एफआईआर तुरंत दर्ज होनी ही चाहिए। तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क था कानून का एक शब्द, शेल। दलील ये थी कि क्रिमिनल कोड के सेक्शन 154 में लिखा शेल एक लेजिस्लेटिव कमांड है, एक आदेश है, कोई सजेशन नहीं। दूसरा, कानून कहता है कि एफआईआर के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये नहीं कहता कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन या रीजनेबल कंप्लेंट चाहिए, मतलब सिर्फ सूचना काफी है। और अगर पुलिस को पहले जांच करने की छूट दे दी तो इससे पुलिस को मैनिपुलेशन का मौका मिल सकता है और पीड़ित के साथ अन्याय हो सकता है। सीधी सी बात है, एफआईआर ही तो वो पहला कदम है जो क्रिमिनल लॉ को हरकत में लाता है। ये न्याय की शुरुआत है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक पक्ष। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। आते हैं 5वें हिस्से पर, द केस फॉर डिस्क्रेशन, यानी वो दलीलें जो कहती थीं कि पुलिस को थोड़ी छूट, थोड़ा विवेक इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए। इस पक्ष का कहना था कि सोचिए, अगर हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत एफआईआर होने लगी तो क्या होगा? एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लोगों को झूठी शिकायतों और बेवजह की परेशानी से बचाती है। और तो और, बिना वेरिफिकेशन के एफआईआर दर्ज कर देना किसी के आर्टिकल 21 यानी जीने के अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन भी तो हो सकता है। कुछ मामले होते भी बड़े पेचीदा हैं, जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस या कोई कमर्शियल झगड़ा।
इनमें तो एक शुरुआती नज़र डालना ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक तरह से बीच का रास्ता है, ना तो तुरंत एफआईआर, ना ही पूरी जांच, बस एक छोटी सी शुरुआती पड़ताल। तो ये थे दोनों तरफ के मजबूत तर्क, एक तरफ मैंडेटरी, दूसरी तरफ डिस्क्रेशन। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, डिकोडिंग द लॉ। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून की इस पहेली को कैसे सुलझाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चलो कहीं और नहीं, सीधे कानून की किताब को ही पढ़ते हैं। और उन्होंने फोकस किया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की सेक्शन 154(1) पर। इसमें साफ साफ लिखा है, संज्ञेय अपराध से जुड़ी हर जानकारी अगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को दी जाती है तो वो उसे लिखेगा। और यहां आकर पूरी बहस एक शब्द पर टिक गई, शैल। अब देखिए, कानून की दुनिया में शैल का मतलब मे बी या कैन नहीं होता। जब कानून शैल कहता है तो इसका मतलब होता है मस्ट। ये एक आदेश है, ऑप्शन नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल ही ये दिखाता है कि कानून बनाने वालों का इरादा इसे एक ड्यूटी, एक कर्तव्य बनाने का था। फिर आया दूसरा कीवर्ड, इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि कानून ने एफआईआर के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन शब्द का इस्तेमाल किया है। उसने ये नहीं कहा कि रीजनेबल इन्फॉर्मेशन या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बस इन्फॉर्मेशन। मतलब ये जानबूझकर किया गया एक चुनाव था। और ये बात और भी ज़्यादा साफ हो जाती है जब हम दो अलग अलग सेक्शंस की तुलना करते हैं। एक तरफ है सेक्शन 154 जो एफआईआर की बात करता है, यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन शब्द है, और दूसरी तरफ है सेक्शन 41 जो बिना वारंट के गिरफ्तारी की बात करता है। यहाँ पर कानून रीजनेबल कंप्लेंट या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जहां कानून को ज्यादा पुख्ता सबूत चाहिए थे, वहां उसने साफ साफ लिखा है, एफआईआर के लिए जानबूझकर इतनी सख्ती नहीं रखी गई। कोर्ट ने सिर्फ आज का कानून नहीं देखा, वो इतिहास में भी गए। देखिए, 1861 के कोड में कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों शब्द थे। 1872 में सिर्फ कंप्लेंट रह गया, लेकिन फिर 1882 और 1898 के कोड में कंप्लेंट को हटाकर वापस इन्फॉर्मेशन शब्द लाया गया, और 1973 के कोड ने भी इसी को बनाए रखा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि 100 साल से ज्यादा के वक्त में ये एक सोचा समझा और लगातार लिया गया फैसला था। तो इन सारी बातों को जोड़कर कोर्ट का निष्कर्ष एकदम साफ था। शैल शब्द का इस्तेमाल और इन्फॉर्मेशन शब्द का बिना किसी क्वालिफिकेशन के इस्तेमाल, ये दोनों मिलकर एफआईआर के रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी यानी अनिवार्य बनाते हैं। बस शर्त यह है कि दी गई जानकारी से किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चलता हो। और कोर्ट ने अपने फैसले में इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया, पुलिस ऑफिसर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो उस जानकारी को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में दर्ज करे, यानी उस जानकारी के आधार पर केस रजिस्टर करे। बात खत्म। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी ये जो जटिल कानूनी दुनिया है, इसमें कभी-कभी न्याय का पूरा दारोमदार एक अकेले शब्द की ताकत पर कैसे टिक जाता है ना सोचने वाली बात।